नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे महाजनपद काल की। जब हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में एक पूरी तरीके से सामाजिक जटिलता आ गई थी, आर्थिक स्थिति मजबूत हो चुकी थी, लोहे का विकास हो चुका था, कहीं न कहीं उसी का परिणाम था बड़े बड़े राज्यों की स्थापना। हम देखेंगे किस तरीके से जब वैदिक काल में छोटे कबीले को हम लोग जन कहा करते थे और उसी से जनपद का विकास हुआ उत्तर वैदिक काल में, और जनपद के ही परिणाम स्वरूप बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ जिसे हम महाजनपद के नाम से जानते हैं। यह 16 महाजनपद आपको देखेंगे और किस तरीके से इन 16 महाजनपदों में से जो मगध साम्राज्य होगा अपने आप में किस तरीके से विजय हासिल करके एक अलग जगह बनाने का प्रयास करेगा। ठीक है, हम देखेंगे किस तरीके से महाजनपद काल का विकास हुआ। महाजनपद काल का विकास उत्तर वैदिक के काल के बाद होता है, जिसका समय पीरियड है 600 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व। जैसा कि हमने देखा था कि उत्तर वैदिक काल को हमने 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व में ले जाके समाप्त कर दिया था, और उसी के अगले चरण में हम बात करेंगे कि किस तरीके से महाजनपद काल का उदय होता है, जिसका जो टाइम पीरियड है 600 ईसा पूर्व से लेकर 321 ईसा पूर्व के आसपास है। इसी काल के अंतर्गत कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो धार्मिक आंदोलन आपको देखने को मिलते हैं इतिहास के अंदर, कहीं ना कहीं वह उपनिषदों के अंदर जो धार्मिक कर्मकांडों को लेकर जो उपनिषदों के अंदर विरोध उत्पन्न हुए थे, उसी का एक परिणाम हमें धार्मिक आंदोलन के रूप में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि पहले 16 महाजनपद कौन थे, कैसे कैसे इनकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो इनका जो निर्माण हुआ था वो जन से जनपद बना। जैसे कि हमने देखा था कि किस तरीके से ऋग्वैदिक काल में जन था, फिर जनपद हुआ, और इसी जनपद का परिणाम जो बड़े बड़े जनपद मिलके महाजनपदों का निर्माण किए, महाजनपदों का निर्माण किए। जैसे कि उत्तर वैदिक काल में कुरुक्षेत्र, पंचाल, ये सब एरिया जो था। फिर हम देखेंगे अस्थाई राज्य व्यवस्था। अब जो है इन महाजनपदों के अंदर एक पूरी तरीके से अस्थाई राज्य व्यवस्था को समर्थन मिलेगा कि किस तरीके से शासन प्रशासन बहुत ही एक मजबूत स्तर पे आ जाएगा। अब जो एक राजा होगा वाकई में वो बहुत शक्तिशाली राजा होगा और एक राज्य का शासक हो जाएगा। अब वो किसी कबीले का शासक न रहकर एक बड़े बड़े राज्यों की स्थापना करेगा। ठीक है, शहरीकरण का विकास होगा। किस तरीके से अब जो है जो रूरल एरिया में हम लोग पहुंच गए थे, किस तरीके से अर्बनाइजेशन जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उसके बाद का जो सभ्यता वैदिक काल आता है, ऋग्वैदिक काल में पशुपालन का विकास भी होता है, और पशुपालन के अगले चरण में जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें फिर वही कृषि अधिशेष की संभावना देखने को मिलती है। जब कृषि अधिशेष की संभावना होती है तो व्यापार शिल्प वाणिज्य को भी बढ़ावा मिलता है, और जब व्यापार और शिल्प वाणिज्य को बढ़ावा मिलता है तो निश्चित ही शहरीकरण को बढ़ावा भी मिलता है। ठीक है, हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे कि किस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई थी। कृषि अधिशेष सबसे बड़ी चीज थी कि किस तरीके से कृषि अधिशेष हमें देखने को मिलता है। लोहे के औजार, यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण अपनी खोज है अपने आप में, क्योंकि लोहे की खोज के बिना हम इतने बड़े राज्यों की स्थापना कभी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इतने जंगलों की कटाई करना हमारे लिए बहुत ही आसान नहीं था। जब लोहे का आविष्कार हो गया तो हमारे हथियार जो टूल्स फावड़े वगैरह बनना शुरू हो गए, कुल्हाड़ियां बननी शुरू हो गई, उससे हम पेड़ों को काट कर अधिक से अधिक भूमि को भी बढ़ाना, जो कृषि योग्य जमीनों को हम लोग बढ़ाते रहे, ताकि जनसंख्या के लिए, और जितनी जनसंख्या बढ़ती जाएगी हम उसके लिए उतनी जमीनों का भी कहीं ना कहीं हम उत्पादन भी करेंगे। ठीक है, तो जन से जनपद बना, महाजनपद हो गया। शक्तिशाली राजाओं का उदय हुआ। अब जो राजा थे वो बहुत ही अपने आप में एक शक्तिशाली प्रवृत्ति को लिए हुए थे, और जो बस्तियां थी अब इस काल में आपको देखने को मिलेगा, जैसे आजकल के समय में एक एक बस्तियां कस्बे स्थापित हो गए थे, उस समय के एक शहर के आसपास किस तरीके से एक अस्थाई बस्तियों का निर्माण देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कि इस समय का जो राजनीतिक व्यवस्था अपने आप में बहुत ही ज्यादा परिवर्तित हुई थी, उसमें क्या क्या चेंजेस आए थे। देखिए, सबसे पहले मोनार्की, राजतंत्र की स्थापना, यानी कि अब राजा का पूरी तरीके से शासन स्थापित हो चुका था। ठीक है, और कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं राज्यों में जैसे कि लिच्छवी
के राज्यों में हम लोग विदेह में देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे गणतंत्र की भी स्थापित हुई थी, गणतंत्र की भी स्थापना हुई थी। यानी कि हम राजा को जनता के आधार पे चुन के भेजते थे कि कौन राजा होगा कौन राजा नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर जो हमारे जनपदों के अंदर राजतंत्र की ही भूमिका देखने को मिलती है। ठीक है, और इन राज्यों के ऊपर बहुत ही शक्तिशाली राजा जो थे वह शासन करते थे। और किस तरीके से आप देखेंगे एक अस्थाई सेना के माध्यम से यह लोग अन्य महाजनपदों को विजय हासिल करके अपना एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य स्थापित, यहाँ से अभी हमने राज्य बनाया हुआ है, महाजनपद बनाया हुआ है, अभी राज्य का निर्माण होगा और फिर किस तरीके से साम्राज्य का निर्माण होगा, तब आपको अच्छी तरीके से जो इतिहास में आप बहुत सारे राजाओं को पढ़ते हैं अब उनका नाम आपके सामने देखने को मिलेगा। ठीक है, अस्थाई सेना कर व्यवस्था को अब इन्होंने जब एक शक्तिशाली शासक स्थापित कर लिया तो अस्थाई सेना का भी निर्माण कर लिया, अस्थाई सेना का निर्माण कर लिया। अब इस अस्थाई सेना को बनाए रखने के लिए, इनको सैलरी देने के लिए, कहीं ना कहीं वेतन देने के लिए इनको क्या आवश्यकता होगी, कहां से पैसा लेंगे, लोगों के ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो टैक्सेशन सिस्टम को और मजबूत करने का प्रयास किए, कर व्यवस्था को और मजबूत करने का प्रयास किए और अलग अलग प्रकार के कर लगाने का ये सिस्टम किया। अब जो है राज्यों की राजधानियां बनाई गई, जैसे आज के समय में हमारे अलग अलग राज्यों की राजधानियां हैं, उस समय महाजनपदों की भी अलग अलग राजधानियों की व्यवस्था की गई। अब राजधानियों का महत्व कहीं ना कहीं बढ़ने लगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि इनका आर्थिक जीवन में क्या क्या बदलाव आया इस महाजनपद के टाइम पे, तो हमने देखा था कि किस तरह से कृषि की प्रधानता हो गई और कृषि अधिशेष की संभावना उत्पन्न हुई। जब कृषि अधिशेष की संभावना उत्पन्न हुई तो कहीं ना कहीं व्यापार को भी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ावा मिला, और जब व्यापार का डेवलपमेंट हुआ तो कहीं ना कहीं अब ये हुआ कि भाई व्यापार किस तरीके से किया जाए, व्यापार का लेन देन कैसे किया जाए, वस्तु विनिमय प्रणाली कब तक किया जाएगा, क्योंकि हर वस्तु की उतनी मांग नहीं थी कि हम इस वस्तु को देके कोई सामान ले लेंगे। अब जरूरत थी कि हम एक ऐसे धातु को प्रयोग में लाएं जिससे कि हमें उसे आसानी से कोई सामान खरीद सके। और इसी समय पंचमार्क सिक्कों को, जिनको हम आहत सिक्कों के नाम से जानते हैं, हम पंच करके उस सिक्के को बनाते थे जो बिल्कुल अभी सादा हुआ करता था, बहुत ज्यादा उसमें किसी राजा का फोटो वगैरह नहीं लगता था। तो आहत सिक्कों का प्रयोग करके हम लोग व्यापार में विनिमय प्रणाली को बढ़ाते थे। शिल्प उद्योग, इस समय तक शहरों के अंदर बहुत सारे शिल्प उद्योगों का निर्माण हुआ और बहुत सारी जातियां भी धीरे धीरे समाज में आ रहे थे। एक लोहार जाति, कुम्हार जाति, शिल्पकार जाति, इस तरह की जो जातियां थी वह समाज में देखने को मिलने लगी थी, जो शिल्प उद्योग का काम कर रहे थे। और इन जो शिल्प बना रहे थे ये लोग किसी एक मार्केट में ले जाके इस सामान को बेचते थे। तो कहीं ना कहीं एक बाजार व्यवस्था को भी हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से बाजार व्यवस्था का प्रचलन इस महाजनपद काल में हमें देखने को मिलता है, जो वाकई में अपने आप में एक बहुत ही परिवर्तन इतिहास के दौर में, क्योंकि यह सब अभी अपने प्रारंभिक चरण में, यह मानव जीवन के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कहीं पे बाजार बन रहा है, कहीं पे राजा जो है एक उत्तराधिकारी को अपना राजा बना रहा है, गणतंत्र की बात की जा रही है, सिक्कों की बात की जा रही है कि पहली बार कोई विनिमय प्रणाली जो व्यापार में प्रयोग होगा वहां पे सिक्कों का प्रयोग होगा, और शिल्पकारों की बात हो रही है। और यहीं से जाति सिस्टम कैसे बन रहा है, एक शिल्पकार अलग है, एक कुम्हार जाति का अलग है, एक लोहार जाति का अलग है, ये लोग अपना अपना काम कर रहे थे। और यहीं से जाति का फॉर्मेशन भी आपको होगा कि जो व्यक्ति जिस तरीके के कामों में लग जाएगा उसी तरीके से जाति का निर्माण भी दिखाई देने लगेगा। अगर हम बात करें कि सामाजिक एवं धार्मिक जीवन कैसा था, तो सामाजिक जीवन, अगर हम धार्मिक जीवन की बात करें तो हमने देखा था कि किस तरीके से उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो थे वह कर्म के आधार पे नहीं, अब जन्म के आधार पे, अगर ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण के घर में पैदा होता है तभी वो ब्राह्मण कहलाएगा। अब अपनी गुणवत्ता के आधार पे, अपने टैलेंट के आधार पे वो ब्राह्मण नहीं बन सकता है। तो कहीं ना कहीं यह एक अपने आप में बहुत ही बड़ा चेंजिंग पॉइंट आया था। और वर्ण व्यवस्था जो थी वह इस समय भी बहुत कठोर बनी रही, और भी कठोर, उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा इसमें और कठोरता ही देखने को मिलती है।
ब्राह्मणों का प्रभुत्व हो गया, क्योंकि राजा बनाने की भूमिका में कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता था, क्योंकि ब्राह्मण जो कहते थे कहीं ना कहीं उसी को लोग सर्वमान्य समझते थे, और ब्राह्मण जिस राजा को पर हाथ रखते थे नहीं कि ये राजा बनने के योग्य हैं, और कहीं ना कहीं लोग भी उनका समर्थन करते थे। इसलिए ब्राह्मणों का प्रभुत्व, ब्राह्मणों का वर्चस्व इस काल में बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहा था। तो हमें यह ध्यान देकर चलना है, यज्ञ की जटिलता और बढ़ गई, क्योंकि राजा जो था ना वो जितना भारी यज्ञ कराएगा, चाहे जो आम जनमानस भी थे जितना यज्ञ कराएगा, उसका यह माना जाता था कि समाज में वो सबसे बड़ा पदवी को हासिल किया हुआ था। जिस तरह से बड़े बड़े राजाओं के द्वारा राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ कराए जा रहे थे, कहीं ना कहीं वो अपनी प्रभुसत्ता को बनाए रखने के लिए कि मैं एक महान राजा हूं, मेरा जो यहां तक मेरा प्रसार है, मुझे कोई नहीं रोक सकता है, इस तरह के यज्ञों के माध्यम से ये लोग दिखाने का प्रयास करते। और यज्ञ की जटिलता इतनी बढ़ गई थी कि यज्ञ बहुत महंगे स्तर पे कराए जाने लगे, और जो ब्राह्मणों का इसमें वर्चस्व था वह भी बढ़ता गया, क्योंकि यज्ञ करने की जो विधि थी, यज्ञ कराने वाले जो लोग थे वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण वर्ग के लोग ही आते थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता था कि ईश्वर से इनका संबंध है, राजाओं को भी ईश्वर से संबंधित कर दिया गया, और ब्राह्मण और क्षत्रिय का कद जो है बहुत ऊपर उठ गया इस समाज के अंदर। अगर हम बात करें कि इसी काल के अंदर किस तरीके से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय होगा, क्योंकि जो व्यापारी वर्ग इस समय उभर के आया था, वो व्यापारी वर्ग कहीं ना कहीं जो धार्मिक प्रथाओं को लेकर जो इतने कर्मकांड को स्थापित कर दिया गया था, कहीं ना कहीं इनके व्यापार में बाधक बन रही थी। गायों, पशुओं की बलि दी जा रही थी, और पशुओं की अधिक मात्रा में बलि देने के कारण, क्योंकि उस समय पशु जिसके पास जितना अधिक होता था उसकी महत्ता उतनी होती थी, और जब पशुओं की अधिक मात्रा में बलि दी जाती थी तो कहीं ना कहीं बहुत से लोग इससे नाराज भी होने लगे थे। और इसी का परिणाम था कि लोग जो थे धीरे 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 एक धार्मिक आंदोलनों की तरफ आते हैं, जिसके रूप में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय होता है। हम आगे इसके बारे में बहुत ही विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय का कौन कौन से कारण थे और क्या उसके पीछे रीजन था। सामाजिक असंतोष बना हुआ था। एक सामाजिक असंतोष इसलिए बना हुआ था क्योंकि अब जो है एक वर्ण विभाजन हो गया, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का। तो शूद्र को कि कहीं ना कहीं उनको यह माना जाने लगा कि सबसे नीचे क्लास का व्यक्ति है, सिर्फ इसका काम जो है सेवा भाव ही करना है, और महिलाओं को भी सम्मान नहीं मिल रहा था। तो कहीं नहीं महिलाओं ने भी यह देखा कि हमें इस यहाँ पे तो सम्मान नहीं मिल रहा है, हमें वस्तु के समान समझा जा रहा है, तो वह भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तरफ उनका झुकाव देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि प्रशासन उस समय किस स्तर से था, तो मैंने बताया था कि जब एक शक्तिशाली राजा का भूमिका हो गई, शक्तिशाली राजा स्थापित हो गए, तो कहीं ना कहीं एक संगठित शासन की व्यवस्था होगी। किस तरीके से राजा होंगे, मंत्री होंगे, और भी जो बड़े बड़े पदों पे कुलीन वर्ग स्थापित करेंगे, वो कहीं ना कहीं एक पूरे साम्राज्य को संगठित करके ले चलने का, संगठित प्रशासन का काम करेंगे, ताकि अधिक से अधिक टैक्स व्यवस्था को भी वसूला जा सके। कानून व्यवस्था को भी मजबूत किया गया कि राजा के सामने जब कोई भी उसके राज्य के अंदर किसी भी प्रकार का कोई गलत काम होते थे, तो राजा के सामने अलग जो राजा के द्वारा कानून बनाए जाते थे, उस कानून के आधार पर उसको सजा देने का प्रयास किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में भी नियम कानूनों का प्रचलन समाज में देखने को आया। अधिकारी वर्ग क्यों स्थापित हुए? क्योंकि अब जो है कृषि में अधिशेष उत्पन्न हो गया था। व्यापारी वर्ग को कनेक्ट करने के लिए और जो टैक्स वसूलने के लिए, कर व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे अधिकारियों को स्थापित किया गया। यह कहीं ना कहीं यह प्रारंभिक स्तर पे सब कुछ हो रहा है। यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है जो हमारे आज के वर्तमान समय में देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक अधिकारी वर्ग की भी उत्पत्ति होती है। न्याय प्रणाली की बात की जाने लगी। जब कानून बना दिए गए, राजा के द्वारा कानून बना दिए गए कि ये काम करना गलत है, इस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं, तो उसी कानून के आधार पे राजा ने न्याय देने की प्रक्रिया को शुरू किया। और पहली बार इस तरह के न्याय प्रणाली की बात की जा रही है। हमारे महाजनपदों के काल में सैन्य संगठन बहुत ही मजबूत स्तर पे था, और छोटे छोटे जो राजा हुआ करते थे, बड़े बड़े राजाओं को समर्थन देकर एक बहुत बड़े स्तर पे सैन्य संगठन को स्थापित किया गया था। अगर हम बात करें कि 16 महाजनपद कौन से थे जो उस काल के अंदर जो 600 से 321 ईस्वी पूर्व के आसपास देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्र, मल्ल, चेदी, वत्स,
कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज, कुल ये 16 राज्य थे। इसमें सबसे अगर हम फेमस बात करें तो ये हमारा मगध है। और मगध किस तरीके से, उस समय काशी भी हमारा बहुत ही फेमस था, कोसल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, मगध की गिरिब्रज, बहुत सारी मगध की आपको राजधानियां देखने को मिलेंगी। जो आज का बिहार क्षेत्र है वही मगध है, ठीक है। काशी आपका जो आज का बनारस है, कुरु जो आपका दिल्ली का जो क्षेत्र है, ये सब कहीं ना कहीं कंबोज, हाटक इसकी राजधानी थी। तो ये कहीं ना कहीं ये 16 महाजनपद उस काल में डेवलप हुए, जो अपने आप को कृषि अधिशेष की अवस्था से ले जाकर एक बहुत ही उच्च स्तर पे व्यापारिक व्यवस्था को, एक अस्थायी बस्ती को, एक शासन प्रशासन को बहुत मजबूत स्थिति में ये 16 महाजनपद ले गए। लेकिन कहीं ना कहीं मगध की एक ऐसी स्थिति बनेगी कि मगध को कुछ ऐसे प्राकृतिक लाभ मिलेंगे, और उसी प्राकृतिक लाभ का फायदा उठाकर मगध जो है पूरे इस एरिया को अपने कब्जे में एक एक करके कैसे लेता है, और उस पर अलग अलग राजा किस तरीके से शासन करते हैं, ठीक है। तो मगध की राजधानी राजगिरी, आप लोग जाते होंगे राजगिरी घूमने, पाटलिपुत्र, ठीक है। कोसल, श्रावस्ती हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, श्रावस्ती जो है, काशी, वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर, अवंती, उज्जैनी मध्य प्रदेश के अंदर अवंती राज्य था, और अंग जो है चंपा एक बिहार के अंदर। तो बिहार के अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट उस समय देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे शक्तिशाली मगध हम यहीं पे आपको छोड़ के जा रहे हैं, और अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से मगध साम्राज्य का उदय होता है, और बौद्ध और जैन धर्म से किस तरीके से बौद्ध और जैन धर्म का उदय होगा, और क्या क्या उसमें बदलती हैं। बौद्ध जैन धर्म के ऐसे कौन कौन से नियम थे जो लोगों को प्रभावित किए, और लोगों का झुकाव उनकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ा, ठीक है। धन्यवाद।